नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, आज जो हम लोग जिस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र में, वो टॉपिक आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज आपका टॉपिक है कूलॉम नियम यानी कूलॉम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं क्या है कूलॉम्स लॉ। तो बच्चों, कूलॉम के नियम के अनुसार जब दो स्थिर बिंदु आवेशों, ध्यान से पढ़िएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो बच्चों, जैसे कि आपने पढ़ा, बात किया है दो बिंदु आवेशों के बारे में, यानी कि बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में। अगर कोई दो चार्ज बॉडी बच्चों, लेकिन बच्चों यहाँ पे जब बात करेंगे कूलॉम लॉ की, तो हम बात करते हैं पॉइंट चार्जेस की। और पॉइंट चार्जेस क्या होता है हम लोग बताते हैं। आप मान के चलिए कि अगर कोई दो चार्ज बॉडी है, इसको 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज, अगर अभी देखिए ये है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉइंट चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम मान के चलते हैं, अगर दोनों ये पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है, और इस चार्ज का नाम अगर हम दे देते हैं बच्चों Q1 और इस पॉइंट चार्ज का नाम दे देते हैं बच्चों Q2, ठीक है। तो कूलॉम लॉ कहता है कि जब दो पॉइंट चार्जेज, अगर यहाँ से इसके सेंटर से बच्चों, ये जो चार्ज है इसके सेंटर से मिलाने वाली रेखा पे का जो डिस्टेंस है, जो दूरी हो, वो होगी अगर R, ठीक है बच्चों। ये जो दोनों चार्ज के बीच की जो से सेंटर से मिलाने वाली रेखा जो दूरी है, वो अगर R होता है, तो कूलॉम लॉ के अनुसार इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, यानी कि जो बल लगता है, वो होता है बच्चों इनके हिसाब से, किसके, कूलॉम के नियम के हिसाब से, कूलॉम नियम के हिसाब से बच्चों ये होता है फोर्स, बल। इन दोनों चार्जेस के बीच जो बल है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट का, यानी कि Q1 इंटू Q2 के। ठीक है बच्चों, समझे आप? ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, क्या, इनके बीच लगने वाले बल को, बल जो है इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और बच्चों, जो इनके बीच का जो बल है, वो इनके बीच की जो ये दूरी है बच्चों, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि ये F जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ठीक है बच्चों, समझे आप? अब आपको देखना है बच्चों कि ये जो बल हमने बात की, यहाँ हमने दोनों चार्ज क्या लिया है, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव रहता और एक नेगेटिव रहता तो क्या होता, बिल्कुल बच्चों आकर्षण होता है। ठीक है, इनके बीच में आकर्षण का बल लगता, लेकिन यहाँ दोनों है चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो बच्चों, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब जो इसका जो डायरेक्शन होगा बच्चों, रिपेल करने, जो बल जो लगने वाला है, रिपल्सिव फोर्स जो लगने वाला है, वो दोनों क्या होगा,
अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा बच्चों, इस चार्ज के द्वारा जो इस पर बल लगेगा वो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं ये F फोर्स, ये इधर की तरफ इसको बच्चों इधर की तरफ फोर्स लगेगा इसका, ठीक है, कितना? ये F, और ये जो है यहाँ पे इधर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, जब हम लिखेंगे कि इसके इस चार्ज के द्वारा इसके पे बल लगने वाला है तो हम लिखेंगे यहाँ पे F, देखिए किसके द्वारा? F1 पे, सॉरी यहाँ पे बच्चों F1 पे, चार्ज 1 पे किसके द्वारा लग रहा है? चार्ज 2 के। ठीक है, चार्ज 1 पे किसके द्वारा फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है? चार्ज 2 पे, तो इसको लिखेंगे F12। और यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? इसके कारण, इस चार्ज के कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पे जो बल लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसको तब लिखेंगे 2 1। दूसरे पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, दूसरे पे लग रहा है किसके द्वारा? पहले द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करें लिखेंगे कि जो पहले लिखेंगे उस पे होगा कि इस पर लग रहा है, और जो बाद में लिखेंगे इसके द्वारा लग रहा है, यानी कि इस पे चार्ज 2 पे चार्ज 1 के द्वारा जो बल लग रहा है वो F21 लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता है बच्चों कि जो ये बल हैं, आपको पता है कि ये जो बल है ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपको पता है कि इधर का डायरेक्शन है और ये इधर का डायरेक्शन है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं F12, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी अगर ऐसे लिखेंगे तो माइनस, या इधर की साइड है तो ये लिख सकते हैं F21, लिख सकते हैं बच्चों ना? बिल्कुल, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात जो हम कर रहे हैं कि आपको पॉइंट चार्ज का, अभी हमने बोला कि बार बार बात कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या है बच्चों? बताइए, बिंदु आवेश क्या है? बिल्कुल बच्चों, ये बिंदु आवेश, अगर जो चार्ज बॉडी है बच्चों, ये जो चार्ज बॉडी है, इनके बीच में जो डिस्टेंस जो है, इनकी जो दूरी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो चार्ज है वो बहुत छोटे दिखते हैं, वो जस्ट लाइक पॉइंट दिखते हैं। जैसे ना पॉइंट, जब दूरी बढ़ जाती है तो इनके जो चार्ज है ना वो बहुत ही छोटे होते हैं पूरे स्पेस में यहाँ पे, तो इसलिए इनको पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, और कोई बहुत स्पेशल इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। अगर मान लीजिए यही चार्ज जो है बच्चों, कोई अगर 2 बॉल है पास में रहेंगे, 2 चार्ज बॉडी है बहुत पास में रहेंगे बड़ा, तो ये तब उसको पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे। लेकिन वो इतनी ज़्यादा दूरी पे जब हो जाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या लगेंगे? ये पॉइंट लगेंगे। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज इसको कहते हैं, इसलिए बच्चों इसको पॉइंट चार्ज, क्योंकि बहुत छोटी साइज इसकी होती है एक दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, उनकी दूरी के हिसाब से। तो ये बच्चों F12 इक्वल टू माइनस F21, ये क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों आप जानते हैं कि जब हम इसके ये प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटाएंगे, जब देखिए क्या है ये, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ये प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R², लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल, Q1 Q2 बाई R। वही बात हो गई कि यह प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बिल्कुल 1/R² के, इस तरीके से। और जब हम इसके जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, आप जानते हो। ये कांस्टेंट को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे K, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई R²। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई R²। अब बच्चों ये जो है ये क्या है? ये बल है, किसके द्वारा? इसके द्वारा लगाया, इन दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो बल लग रहा है उसका ये मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। इसको इस तरीके से अगर हम कहेंगे कि ये इक्वेशन किसको, ये फॉर्मूला जो है डिनोट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो बल जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, किस दोनों के?
पॉइंट चार्ज के और जो कि r डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब जो है देखने वाली बात होगी कि ये जो बल है बच्चों, बात ध्यान दीजिएगा, जो ये बल की जो दिशा है, जो हमने यहाँ F12 और F21 दिखाया है बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम एकदम यहाँ पे ऐसे क्यों बीच ऐसे इसी लाइन डायरेक्शन में क्यों, लीनियर डायरेक्शन में यहाँ पे ही क्यों दिखाएं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो बल का जो दिशा होगा, जो डायरेक्शन होगा, वो इस वेक्टर के यहाँ पे जो लाइन जो है, यहाँ पे जो बीच में जो सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, उसी को ज्वाइन करने वाले लाइन के ही डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो ये अगर ये ज्वाइन हो रहे हैं तो ये यहाँ लगेगा या और ये इधर लगेगा, इसके सेंटर के इन दोनों ये लाइन जो ज्वाइन किया गया इन दोनों पॉइंट चार्जेज को, जिसके सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके डायरेक्शन में लगता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये आप ये अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो ऐसा दो है तो ऐसा नहीं कि दोनों के इसमें इधर के और इधर के या इधर के लगने लगेगा, नहीं लगेगा। कितना, ये दोनों के बीच को मिलाने वाले जो लाइन है उसके लॉन्ग जो है ये बल लगेगा। अगर ये अट्रैक्टिव रहेगा तो भी ये इसको इसके टुवर्ड्स लगेगा ऐसे, और इधर ऐसे करके नहीं लगेगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब वापस जो अब बात करते हैं ये के पे। ये जो के साइन है बच्चों, ये जो के जो कांस्टेंट है, ये बच्चों कांस्टेंट कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यानी कि जो इसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि कभी वैरी नहीं करती है। ये जो कांस्टेंट है बच्चों, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम किसके, कि ये दोनों चार्ज जो है बच्चों वो किस मीडियम में रखा हुआ है। मीडियम बोले तो अगर ये चार्ज बच्चों मान लो फ्री स्पेस में लिख रखा है या एयर में रखा हुआ है या ये वैक्यूम में रखा है, तो इसके बीच का फोर्स जो है अलग लगना है। और लेकिन अगर इसके जो है ऑयल या माइका या वाटर या किसी भी अलग मीडियम, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर रखते हैं तो इसकी वैल्यू बच्चों चेंज हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पे जो के अगर है और ये अगर बच्चों बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो कूलाम लॉ है वो इस पे भी निर्भर करता है कि जो दो पॉइंट चार्जेज है वो किस मीडियम में रखा हुआ है, उस पे भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर के है बच्चों कि इसको अगर फ्री स्पेस में या वैक्यूम में या तो एयर में, हवा में अगर रखें, ठीक है, तो इसका जो के की वैल्यू होती है बच्चों, उस केस में के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। उसके बाद बच्चों अगर इसके यूनिट आपको लिखनी हो तो आप कैसे देख सकते हैं, देखिए न्यूटन, आपको यूनिट हमने बताया ही है पहले भी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ से इधर चला जाएगा, और बच्चों यहाँ पे पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, या यहाँ पे पर करके कूलाम स्क्वायर। तो ये बच्चों ये वैल्यू तब होगी जबकि ये पॉइंट चार्जेस फ्री स्पेस या एयर में या तो वैक्यूम में रखे जाते हैं उस केस में। लेकिन अगर वही फिर से बताया, जब इसके अलग मीडियम किसी ऑयल, लिक्विड या तो माइका या वाटर वगैरह में रखते हैं तो सभी का अलग अलग जो है वैल्यू इसकी चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार फिर से देखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे आपके सामने ये दिख रहा है कि माना दो आवेश, कौन सा, Q1 और Q2 r दूरी पर स्थित है, ठीक है, तो उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जैसा कि बच्चों डिपेंड करता है कि वो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, उस हिसाब से आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो अगर वो बल F है तो लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2, तथा कार्यरत बल दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अभी तो आपको मैंने यही समझाया है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि F इज प्रोपोर्शनल टू, बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है मॉड
Q1 Q2। अभी हम लोग समझेंगे कि मॉड, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि ये मॉड का क्या मतलब है। अपान R स्क्वायर, और फिर उसके बाद F को इक्वल टू Q के, जब प्रोपोर्शनलिटी हटी है तो एक कांस्टेंट आ गया है K, और वो है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि F इक्वल टू लिखा हुआ है, K की जगह पे लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं या इसको एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं। और ये जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं बच्चों। अभी हम लोग उसको समझेंगे। और यहाँ जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बच्चों ये सब आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपके पूरे क्लास 12th में बहुत जगह इसकी यूज होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से एकदम एप्सिलॉन की वैल्यू लिखिए और ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सो बेसिकली जो है ये जो इक्वेशन है बच्चों, जैसे हमने बताया कि ये इक्वेशन आपको बताती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है। तो चलिए बच्चों, ये जो आपको ये मॉड का कॉन्सेप्ट है ये हम लोग समझते हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे जो लिखा है ना Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हमने इसको ऐसे लिख दिया। उस समय हमने ये नहीं ध्यान आपको अलग से बताया, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला आपका आ रहा है या ये जो इक्वेशन है ये आपका बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताता है, एक परिमाण बताता है कि कितना बल लग रहा है। उस समय डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। लेकिन बच्चों अगर ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव तक तो ठीक है, एक ये पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा, तो उस केस में बच्चों जब ये मॉड लगा देते हैं तो फिर उसके बाद उसके जो साइन है प्लस और माइनस का, उसका अंतर नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ पे Q1 और Q2 में वहाँ पे मॉड लगा। बच्चों आपको पता है अगर प्लस Q का मॉड है तो प्लस ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस Q का जो ये मॉड हो जाता है बच्चों, जब यहाँ ये इसको बच्चों इसको मॉड कहते हैं और ये हो जाता है तब Q। ठीक है, तब ये हटा देते हैं और ये सिर्फ हो जाता है Q। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर माइनस चार्ज भी रहता लेकिन ये मॉड में रहेगा तो वो जो है उसके माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण को बताएगा और वो डायरेक्शन की बात नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए वहाँ मॉड का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। अब जो वहाँ पे बात आई थी कि K जो है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये आपको याद करने वाला बात है, ये जो K है बच्चों ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ये बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों, वहाँ पे आपने देखा कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और उसी हिसाब से आपको यूनिट जो है वहाँ पे थी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 8 इंटू 10⁻⁻12। और जब इसको आप करेंगे बच्चों, इसको ऊपर ले जाके करेंगे और 4 पाई की वैल्यू आपको पता ही है 2.14, और जब आप इसको करके देखिएगा ये आएगा 9 इंटू 10⁻9। और जो आपको यहाँ पे बताए हैं हम कि ये K की वैल्यू ये होती है। और कब होती है बच्चों, जैसे कि, और उसमें जो एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट बच्चों, ये जो इसको एप्सिलॉन, इसे क्या कहते हैं बच्चों, बिल्कुल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब यहाँ पे ये जो है आता है तो ये फ्री स्पेस की बात इसको कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको। चलिए तो आगे देखते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो फोर्स है, जो बल है, ये F इक्वल टू कितना है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और आपको पता है कि K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बच्चों लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये तब है जब ये फ्री स्पेस की बात किया है या वैक्यूम की बात किया है या एयर में मीडियम है। ठीक, ये बात ध्यान देने की बात है। ठीक, ये है आपका ये। ठीक, अब जो है इसी इक्वेशन से आप किसका, एक कूलाम का परिभाषा, मतलब आवेश की परिभाषा बता सकते हैं कि एक कूलाम किसी भी पॉइंट चार्ज पे अगर एक कूलाम का आवेश है तो वो
किस तरीके से परिभाषित होगा इसको भी हम लोग बता सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। बच्चों देखिए, जब f है यहाँ पे, अगर f इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, अगर ये q है और q1 और q1 अगर 1 कूलाम है और q2 जो है 1 कूलाम रहेगा, ठीक है। और r इसके अगर मान ये वापस यहाँ बना के देख लें बच्चों, ये अगर ये जो q1 और ये q2 है और ये जो है कितने डिस्टेंस पे, ये बीच से फिर से बताते हैं, ये सेंटर से ऐसे करेंगे, इसके बीच की दूरी जो है सेंटर की कितनी है बच्चों, r है। और ये r जो है कितना होगा, अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा तो यहाँ पे बच्चों रखेंगे q1 इंटू q2 1 इंटू 1 और r स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर यहाँ रखेंगे। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁻⁹ कितना, फोर्स का क्या यूनिट रहता है, न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कि इससे हम लोगों को क्या पता चला। तो बच्चों k का मान लगभग 9 इंटू 10⁻⁹ है, जैसे कि हम बात किए हैं। k का यह मान रखने पर हम यह पाते हैं कि जब q1 इक्वल टू q2 इक्वल टू 1 कूलाम है और r जो 1 मीटर है, उसके लिए जो फोर्स है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन है। अर्थात 1 कूलाम वह आवेश है। अभी हमने क्या बोला कि हमें कूलाम को डेफिनेशन अगर देना हो, 1 कूलाम का अगर चार्ज का अगर डेफिनेशन देना हो तो इस तरीके से भी दे सकते हैं कि 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में, जैसा कि हमने क्या बताया था बच्चों, ये जो है k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴ निर्वात यानी वैक्यूम में या एयर में होगा, ठीक है, या फ्री स्पेस में। तो जब निर्यात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को, ठीक है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन कूलाम बल से प्रतिकर्षित करे। यानी कि 1 कूलाम व्यवहारिक कार्यों के लिए आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है बच्चों। तो हमें इससे क्या पता चला कि 1 कूलाम वह आवेश है जब हम वैक्यूम में उसको रखते हैं और दो सजातीय मतलब अगर जो दोनों पॉइंट चार्ज है वो दोनों एक ही तरह का चार्ज हो, यानी पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है। ऐसे में जब हमारे पास 1 कूलाम का चार्ज रहता है और 1 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है, तब ये जो दोनों चार्ज के बीच में जो प्रतिकर्षण का बल लगता है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का लगता है। तो उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अब एक और चीज़ हम लोग जानेंगे कि जैसे कि यहाँ पे F इक्वल टू हमने देखा 1/r², F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या कहते हैं बच्चों, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये बच्चों हम लोग कूलाम लॉ के लिए बात कर रहे हैं। तो ये है, जब हम कूलाम लॉ की बात करेंगे तो जो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² है तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। और जब हम ग्राफ खींचते हैं इस तरीके से और इधर आपका वायु में अगर F बल है और यहाँ पे R जो है बच्चों क्या है, दोनों पॉइंट चार्जों के बीच की जो दूरी है, ठीक है। तो इसके बीच में जब हम बल का बात करेंगे कि कितना बल इनके बीच में लगता है, और ये है हम लोग जान रहे हैं कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो जब हम उसके बीच की ग्राफ हम लोग जब ये सेपरेशन की बात बताते हैं, ये R यहाँ पे क्या है, सेपरेशन है। तो अगर R दूरी पे ये सेपरेट है तो इसके बीच में जो बल लगे और R के बीच की जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखिएगा ये ऐसा होगा। जब आप ग्राफ प्लाट करेंगे, आप इससे क्या पता चलता है बच्चों, जैसे देख के आपको क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ रही है, फोर्स क्या हो रहा है बच्चों, बहुत तेजी से घट रहा है ना। यानी कि जब पॉइंट चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ती है तो फोर्स जो है बहुत तेजी से घटता है, मतलब R², देखिए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ना, तो वो घटता है। और एक बात और ध्यान देने वाली की बात है बच्चों, जब चार्ज जो है वो ज़्यादा रहेगा, अगर बहुत बड़े बड़े चार्ज हैं, जो चार्ज बॉडी है वो बड़े बड़े हैं, तो निश्चित रूप से Q1 Q2 है तो उसके बीच का जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके बीच का बल भी बहुत ज़्यादा होगा।
ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम आपसे पूछें कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, मान लीजिए 2 पॉइंट चार्ज हैं और इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है, जैसा कि अभी तक आप देखते चले आ रहे हैं, और बार बार हम बोलेंगे ये बीच के इसके सेंटर से हम लोग दूरी मेज़र करते हैं। तो अगर हम बोले, अगर कहें कि इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हम क्या कर दें, दुगना बढ़ा दें, यानी जो है r डैश अगर हम कर दें जो 2r, ठीक है, अगर r डैश यानी कि इसकी जो दूरी है हम दुगना कर दें, तब उसकी फोर्स कितना होगा बच्चों? बिल्कुल सही, आप ऐसे कर सकते हैं F, तब उसके बीच का फोर्स कितना लगेगा, F बाई R1, इसको ये ऐसे लगेगा फोर्स उसके बीच में, F डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 डैश स्क्वायर, और F यहाँ पे है 1 बाई R स्क्वायर। तो आप यहाँ पे R जो है R डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, 2R लिख सकते हैं। तो F जो है यहाँ F डैश जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2R का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4R स्क्वायर। और यह जब हम आप F डैश अपान, अगर यहाँ पे आप F डैश अपान F करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको F डैश कितना है 1 बाई 4R स्क्वायर, और यहाँ F यहाँ पे कितना रहेगा, ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, आप लोग इतना अच्छे से तो जानते हैं R होगा, यानी कि F डैश हो जाएगा बच्चों, विच इम्प्लाई F डैश इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ जब यहाँ R स्क्वायर कट गया तो F डैश इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई 4F बचेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, F डैश इक्वल टू 1 बाई 4F। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब अगर दूरी को हम दुगना कर देते हैं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, तब उसका बल जो है कितना हो जाता है, 1 बाई 4 हो जा रहा है, ठीक है। और इसी का अगर उल्टा करते हैं, अगर उसकी दूरी को और घटा के आधी कर देते हैं, यानी कि बच्चों R डैश जो है वो अगर कितना कर देंगे, R बाई 2 कर देंगे। आप यहाँ पे रख के देखिए क्या होगा, बिल्कुल आप देखेंगे कि उसके बीच का जो बल है, बिल्कुल बच्चों ऐसे करेंगे, यहाँ पे R डैश यहाँ पे 1 बाई 2 है तो वो ऊपर चले जाएगा 4 होगा, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे तो F डैश इक्वल टू आ जाएगा 4F, ठीक है। तो यानी कि जब उसकी दूरी जो है आप आधी करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 4 गुना बल बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब आप दूरी जो है उसके बीच की जो है कम कर रहे हैं तो बल जो है आपका बढ़ रहा है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कूलाम लॉ के थ्रू जब पॉइंट चार्जेस के बीच का बल का मैग्नीट्यूड, बच्चों हम बार बार बात, अभी तक हमने बात किया जो बल का परिमाण जो है वो हमने पता लगाया कि वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। और यानी कि कूलाम लॉ बच्चों किस चीज़ को बताता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, अलग कई अगर चार्जेज हों और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है और उन चार्जेस के बीच में जो बल लगता है वो हमें कूलाम लॉ के थ्रू पता चलता है, ठीक है बच्चों। तो अगली कक्षा में हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म को देखेंगे कि जब हम कूलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखें किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भौतिक विज्ञान का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।